A very good morning, students. So, today we have to start with our new topic global warming. What is global warming? We have already studied these in our previous classes. It is the increase in the average temperature of Earth atmosphere. जब अर्थ के एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसे बोलते हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है कि पूरा इन्वायरमेंट जो है वार्म होता है ज़्यादा। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। Increase in the average temperature of the Earth's atmosphere is the global warming. During the past century, the atmospheric temperature has risen 0.6 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पास्ट सेंचुरी की बात करें, पास्ट सेंचुरी का मतलब है कि पिछले 100 सालों में तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो अब तब से लेके अब तक में 0.6 डिग्री तक ज़्यादा और बढ़ चुका है, जो कि धीरे 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 और इंक्रीज़ कर रहा है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दी अर्थ। ओके, ग्लोबल वार्मिंग के का मतलब तो हो गया कि राइज इन दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि ऐसा होता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस या कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किन कारणों की वजह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे जो है इंक्रीज़ हो रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से उसका एवरेज भी इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर का एवरेज भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी कंडीशन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग्स आर, first is due to increase in greenhouse gas concentration like water vapor, carbon dioxide, methane. फर्स्ट पॉइंट सेज डैट कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन, जैसे कि वाटर वेपर को भाप होता है जो पानी का, उसे वाटर वेपर कहा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी चीज़ हम बर्न करते हैं जैसे पेट्रोलियम वगैरह, तो उससे जो गैस निकलती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे साथ साथ वो पूरे अर्थ के लिए भी हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे ज़्यादा जहरीली गैस कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस कोई है तो वो है मीथेन। ओके, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ रही है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है अर्थ के ऊपर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ओके, अर्थ को हीट करने का काम कर रहा है ये सब। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सेकेंड रीज़न हम ये कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, अगर हम कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बर्न करते हैं तो इनसे भी जो हार्मफुल गैस निकलती है वो कॉम्बिनेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का, विच इज़ अगेन वेरी हार्मफुल फॉर द अर्थ। थर्ड पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन मीन्स जैसे हम डेवलपमेंट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी पेड़ों को काटते हैं, कटिंग ऑफ न्यू ट्रीज करते हैं, है ना। पुराने पेड़ काट रहे हैं, नए पेड़ लगा नहीं रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, डे बाय डे जो है एनवायरनमेंट की कंडीशन और वर्स्ट होती जा रही है, और उसकी वजह से रेनफॉल बहुत कम होती है। रेनफॉल कम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल क्या होता है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होता रहता है, विच इज़ अगेन वेरी हार्मफुल फॉर द अर्थ। मीथेन गैस हैज़ रिलीज एन एनिमल वेस्ट। मीथेन गैस रिलीज इन एनिमल वेस्ट का मतलब है कि एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, या जो हम कह सकते हैं कि एनिमल की जब डेथ हो जाती है, गल जाते, सड़ जाते हैं जानवर, उनकी डेड बॉडीज़, उनके रिमेन्स, उससे भी जो गैस रिलीज़ होती है उससे भी मिथेन होता है, मिथेन गैस होता है। और मिथेन गैस अगेन दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द अर्थ, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन। अब फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि कैटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने से भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करती है। कैटल प्रोडक्शन होने से कैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो सकती है? कैटल मीन्स वही गाय भैंस बकरी, इनकी बात हो रही है। तो कैटल प्रोडक्शन होने से एक तो पहले ये चीज़ होती है कि इनके वेस्ट भी ज़्यादा होंगे, और जिसकी वजह से मीथेन गैस होगा। कैटल प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है, यानी कैटल ज़्यादा है तो मीथेन गैस भी ज़्यादा है, जो कि हार्मफुल होता है। और अगर कैटल ज़्यादा है तो उनको खाने पीने के लिए घास भूसा या उनको जो है चाहिए रहेगा, उनका खाना भी, और वो सारी चीज़ें भी क्या मिलती हैं, हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, जो कि वो यूज़ हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा, हम कह सकते हैं। जितना प्रोडक्शन नहीं होगा, जितना जनरेशन नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसका कंजप्शन हो जाएगा। तो इस केस में भी वी कैन से डैट कि कैटल प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
कि ग्लोबल वार्मिंग एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, उसे कहते हैं कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या होते हैं? कंसंट्रेशन अगर इन गैसों का बढ़ जाता है, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो कि और किसकी वजह से होता है? कोल एंड पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मीथेन जो हमें एनिमल वेस्ट से मिलता है, और अगर कैटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो। ओके, आप आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि काऊ की वजह से मीथेन ज़्यादा या हो रहा है। इस तरीके के आर्टिकल्स भी आप चाहो तो न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स, मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या मेन इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? It says that कि ice is melting worldwide, especially at the Earth's pole. It has led to a steep rise in the sea level and coastal flooding. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी ग्लेशियर्स हैं, आइस हैं, वो पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। ओके, और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीली जगह होती है, जैसे कि अर्थ के पोल पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे उनकी बात हो रही है, वहाँ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। एंड ग्लेशियर हमें पता है कि प्योर वाटर होता है, लेकिन अगर वो बह के पानी में चले जाएंगे, और कौन से पानी में? सी लेवल में या कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी। या पानी समुद्र में अगर मिल जाते हैं तो समुद्र का पानी जो है हमारे लिए वेस्ट होता है, हम लोग उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खारा पानी होता है, तो वो प्योर वाटर में कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर ग्लेशियर को कंसिडर कर सकते थे जब तक ग्लेशियर था, लेकिन वो जैसे ही ओशन में चला गया वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा। इट हैज़ लेड टू स्टीप राइज इन दी सी लेवल। इसकी वजह से सी लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है। कोस्टल एरियाज़ में, जो समुद्र के आसपास की एरियाज़ होती हैं, उसमें फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ गई है। हरिकेन एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर। और जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, तूफ़ान होता है इन रीजन्स में, वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस तरीके की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट है ये भी। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस लाइक मलेरिया, कॉलरा, डेंगू, चिकनगुनिया। ट्रॉपिकल डिसीजेस बीमारियों की तादाद बढ़ जाती है, जो गर्मी की वजह से, इन मौसम की वजह से, इस टेम्परेचर की वजह से होने वाली जो डिसीजेस होती है वो बढ़ जाता है, विच इज़ अगेन वेरी हार्मफुल फॉर अस। There are thousands of species like polar bears in danger of becoming extinct forever. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना। तो बहुत सारे ऐसे हज़ारों स्पेशीज़ हैं, एनिमल्स के स्पेशीज़ हैं, मतलब अलग अलग प्रजातियां हैं जानवरों की, जैसे कि पोलर बियर है। पोलर बियर कहाँ रहता है? वो बिल्कुल बर्फीली जगह में पाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। लेकिन जैसे जैसे स्नो मेल्ट हो रहे हैं तो ऐसे एनिमल्स के लिए भी वो बहुत डेंजर प्रूफ हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, दीज आर दी इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आइस मेल्ट हो रहा है, हरिकेन जो है, स्टॉर्म्स बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। ट्रॉपिकल डिसीज़ेस बढ़ गई हैं, और बहुत सारे स्पेशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इन पॉइंट्स में हम 4 पॉइंट्स में लिख के इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी कैन एक्सप्लेन इट। ओके, नाउ वी विल study about the ozone depletion, and that will be in our next class about the ozone depletion कि what is ozone depletion। ओजोन लेयर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैसे जैसे ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि वो ख़राब हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, ओजोन लेयर जो है बहुत पतली लेयर हो रही है, उसे बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओके, वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन दी अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।